करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं इसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया। तो करंट का मतलब अगर देखो तो होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रो से आया है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है चार्ज। जैसे तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग चार्ज लेके चलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज में भी कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा कंटिन्यूअस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैसा होगा कंटिन्यूअस, और फ्लो को भी अगर हम चाहें तो इसको कंटिन्यूअस फ्लो के नाम से जान सकते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड as the flow of charge per unit time through the cross sectional area of any conductor, cross sectional area of any conductor। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, मैथमेटिकली अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। सिंबॉलिकली इसी को लिखेंगे। पहले तो ये तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। सिंबॉलिकली लिखने से पहले लिख लेते हैं इट इज डिनोटेड बाय, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, आई के कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। करंट को डिनोट करने के लिए दोनों लेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ा जो होता है कैपिटल लेटर इससे इस्तेमाल करते हैं डीसी करंट को बेसिक करंट, और इसका इस्तेमाल एसी करंट के लिए होता है। अलग अलग जगह अलग अलग यहाँ कन्वेंशनली यही सही है कि करंट के लिए वो भी डीसी करंट अगर होगा डायरेक्ट करंट तो कैपिटल आई से, और एसी करंट के लिए स्मॉल आई से। एंड सेकंड चीज अगर लिखेंगे इसमें एसआई यूनिट का बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कूलम से, उसका एसआई यूनिट कूलम होता है, और टाइम के लिए सेकंड होगा। तो इसका यूज करना पड़े बार बार नहीं, इसीलिए एक लेटर दे दिया गया इसके लिए एम्पियर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एसआई एम्पियर हो जाता है। क्वांटिटी कैसा है, तो स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है, एग्जाम में अगर पूछता तो ऐसे नहीं है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको फॉलो नहीं करने की वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन फॉर्मूला तो 10th क्लास में नहीं है, 11th-12th का चीज है वो। स्केलर क्वांटिटी के बाद लिख लेते हैं इट इज मेजर्ड बाय, जिस डिवाइस का यूज करके उसको मेजर करते हैं वो डिवाइस का नाम एमीटर है, वैसा दिखता है ऐसा, और इसको हमेशा हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में सब क्लियर हो जाएगा क्या है इसके पीछे का राज। सीरीज में ही क्यों ऐड करते हैं ये बात भी समझना है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 होता है। डिस्कवरी का बात कर लेंगे तो करंट इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। 1752 के आसपास का खोज हुआ था। और इलेक्ट्रिसिटी नाम कौन दिया था, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड is coined by, electricity word is coined by विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। ये है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए। अब सिंबॉलिकली इसका अगर लिखना चाहेंगे यहाँ पर तो देखो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन एक फॉर्मूला है जिससे
न्यूमेरिकल कुछ बनता है। उसके बाद हम लोग को जान लेना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशन पार्ट में एक नया सा वर्ड ऐड कर दिए हम लोग चार्ज को, थोड़ा बेसिक चार्ज से हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ अगर देख लेते हैं टाइप ऑफ करंट, तो टाइप ऑफ करंट दो तरह का होगा, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट है, ऑल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट को ये हमको शॉर्टकट में डीसी और इसको बोलते हैं एसी। सोर्स पता है सबको कि डीसी करंट का जो सोर्स होगा वो होगा बैटरी वगैरह, और एसी करंट जो घर में हाउस होल्ड सप्लाई आता है वो एसी करंट होता है। ये तो बेसिक पार्ट हो गया डेफिनेशन का करंट इलेक्ट्रिसिटी में। शुरू में इतना जानना है, फिर इसके आगे का हम लोग देखेंगे। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, थोड़ा चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज है क्या, तो ज्यादा समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी में। तो बेसिकली चार्ज डिफाइन अगर करेंगे तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of any substance by virtue of which it exerts force on others. It exerts the force on others. कि वो प्रॉपर्टी है इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये किसी दूसरे पर फोर्स लगाता है, इसी प्रॉपर्टी को बोल दिया गया है चार्ज। और डिनोट करने के लिए इट इज डिनोटेड बाय लेटर Q एंड Q। स्मॉल q जो है इसको इंडिविजुअल चार्ज के लिए यूज करते हैं। इंडिविजुअल चार्ज न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहां पे इंडिविजुअल चार्ज को डिनोट करना पड़ता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर लोग नेट चार्ज दिखाने के लिए, टोटल चार्ज। SI यूनिट अगर बात कर लेते हैं SI यूनिट, देन SI यूनिट इज कूलम। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है और फोर्स कितना होगा इसको कूलम से सबसे पहले डिराइव किया था, इसीलिए कूलम दे दिया गया। लेकिन खोज कूलम के द्वारा नहीं किया गया, चार्ज का खोज जो किया गया है वो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। चार्ज इज ये वर्ड को समझ लेते हैं, इसको खोज किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, लेकिन नाम अलग अलग बाद में दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबका अलग अलग है सबका नाम, लेकिन चार्ज जो बेसिकली है चार्ज कुछ होता है जिसकी वजह से ये फिनोमेना होता है, उसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया। चार्ज इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने का फायदा ये है कि चार्ज को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको भी मेजर करने का डिवाइस होता है। अगर सिर्फ चार्ज का नेचर हमको मेजर करना है, क्या मेजर करना है नेचर, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक में हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो हम लोग वोल्टामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा वोल्टमीटर में वोल्टामीटर का यूज करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। और सिर्फ नेचर पता करना होगा तो एक इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस आता है, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके हम लोग नेचर पता कर लेते हैं। टाइप ऑफ चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में सबको पता है प्रोटॉन को लेते हैं, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। दो तरह का चार्ज होता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख लेते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी बेसिकली 3 प्रॉपर्टी बताया गया है चार्ज का। 3 प्रॉपर्टी में से बारी बारी से एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, properties of charge. There are 3 properties. First property is additive. First property is
additive property. Second property is conservative. Second property is conservative, and third property is most important, is quantization property. Quantization property. 3 properties चार्ज का होता है। बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिलेगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। पहला देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल कितना चार्ज अवेलेबल है, अगर ये निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। और वो निकलता कैसे है, तो सारे इंडिविजुअल चार्ज का सम, अलजेब्रिक सम क्या लिख देता है हमको, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज in an isolated system, total charge in an isolated system is the algebraic sum of the individual charge. Algebraic sum of individual charge present in that system. That is, if capital Q is the net charge, suppose we are considering a system in which we have Q1, Q2, Q3, such type of charge, then total charge or net charge present in this system is equal to individual charge of the individual charge, यानी कि Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जनरल टर्म हो गया इसका, n के लिए अगर होगा तो आपको n टर्म तक हम जाएंगे। लेकिन अगर हम देख के देखना चाहते हैं वाकई में चार्ज कितना होता है एक सिस्टम के लिए, तो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम है एक सिस्टम में हमारे अंदर सोडियम, कि सोडियम के अंदर अभी कितना चार्ज है। सबको पता होगा कि बेसिकली शुरुआत में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के पीछे का कंसेप्ट को यहाँ देखते हैं। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 होता है। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर से जो इंफॉर्मेशन कन्वे होता है उसको समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर दिखाता है Z और ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ। अगर न्यूट्रलिटी के केस में होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी बताता है। अब मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को घटा दिया जाए तो ये बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, इसको बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अब हमको एक बात बदल गया कि सोडियम में इंडिविजुअल चार्ज कितना कितना है, नंबर्स पता चला, इलेक्ट्रॉन का संख्या 11, प्रोटॉन का संख्या 11, और यहां से अगर इसको सेपरेट कर देते हैं तो आएगा नंबर 12, प्रोटॉन का संख्या। अब इसको निकालने के लिए अगर टोटल निकाला जाए टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर कि टोटल चार्ज क्यू है। अगर सपोज करते हैं तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 11 इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 11 प्रोटॉन प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 12 न्यूट्रॉन। वी नो इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस plus charge on proton is 1.6 into 10 power 19, charge on neutron is 0। so कैलकुलेट अगर करेंगे यहाँ से 11 को कॉमन निकाल लेते हैं तो मिलेगा 1.6 नेगेटिव में, और यहाँ मिलेगा 1.6 पॉजिटिव में, यहाँ 0 मिलेगा। तो टोटल चार्ज हुआ वो 0 आ गया। कितना आ गया? 0। अगर 0 आ गया तो कह सकते हैं कि सोडियम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सोडियम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कितना चार्ज निकल के आया सोडियम पर? 0। 0 चार्ज का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये जो टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का कांसेप्ट से जो चार्ज निकाले हैं, टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इस बात के लिए टोटल चार्ज का 0 होना जरूरी था। अब वो निकालने के लिए जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी से ही निकाल पाए हम चार्ज। उसके पहले थोड़ा सा चार्ज के बारे में देख लेते हैं। मैंने होगा किसी को नहीं पता होगा
इलेक्ट्रॉन वगैरह का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं चार्ज कितना तरह का होगा। 3-4 पार्टिकल होता है चार्ज का, फिर इसको वापस में कैरी करेंगे। प्रॉपर्टी का डेरिवेटिव जो भी है। चार्ज के बारे में अगर देख लेते हैं तो यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ द चार्ज। यहाँ क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द चार्ज। यहाँ उसका सिंबल और यहाँ उसका लोकेशन लिख लेते हैं, कहाँ पर वो चार्ज मिलता है। यहाँ पर उसके ऊपर कितना चार्ज होगा टोटल वो लिख लेते हैं। उसका मास कितना होता है वो लिख लेते हैं। मास कितना होगा वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद इसका नेम ऑफ डिस्कवरर, नेम ऑफ डिस्कवरर तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लेते हैं। और यहाँ पर ईयर ऑफ डिस्कवरी भी लिख लेते हैं, ईयर ऑफ डिस्कवरी। तो नेम ऑफ द चार्ज है 3-4 तरह का चार्ज हम लोग देख लेते हैं काम के लिए। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, सब सुना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है और इसका लोकेशन होता है इन द ऑर्बिट। चार्ज होता है इसके ऊपर 1.6 नेगेटिव में -19 कूलम एंड मास 9.11 10 टू द पावर -27 kg। नेम ऑफ डिस्कवरर में जे थॉमसन और ईयर ऑफ डिस्कवरी इसका 1897 बताया जाता है। सेकेंड पार्टिकल इज प्रोटॉन, सिंबल इज P, लोकेशन इज न्यूक्लियस और इसका चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज मैग्नीट्यूड में, लेकिन प्लस माइनस से सब पता चलता है नेचर ऑफ द चार्ज। 1.67 10 टू द पावर -20 यहाँ पर 31 kg होता है, 27 kg ये होता है। इसका जो खोज हुआ था वो बहुत जगह था, बहुत कुछ देता है लेकिन गोल्ड स्टिक को क्रेडिट दिया है। 1920 इज द ईयर ऑफ डिस्कवरी। और न्यूट्रॉन सिंबल इज एन, लोकेशन इज न्यूक्लियस, चार्ज 0, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, मास 1.67 into 10 to the power -27 kg and the discoverer James Chadwick. Year of discovery is 1932. इसके अलावा तो बहुत सारा पार्टिकल होता है लेकिन बेसिक की तरह से काम चल जाएगा। कुछ लोग एंटी मैटर्स वगैरह के बारे में लिखता है, पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का जो काउंटर पार्ट होता है इसी का सेकंड एलिमेंट, उसको एंटी मैटर भी कहा जाता है। उसको यहाँ पर अगर ई माइनस को डिनोट करेंगे अगर तो उसको ई प्लस से डिनोट कर देते हैं। और उसका जो सारा कहानी वही है, चार्ज का नेगेटिव का उसका पॉजिटिव हो जाएगा, मास वगैरह सब वैरी उसी के जैसा होता है, वैरी ज्यादा कुछ करता नहीं है। इसका एंटी मैटर के नाम से उसको भी हम लोग जानते हैं। एंटी पार्टिकल भी किसको कहा जाता है या फिर एंटी मैटर भी इसको बोलते हैं। अभी उतना एक्सिस्टेंस में ये चीज आया नहीं है। काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काउंटर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जेम्स एंडरसन का खोज किया हुआ है, जेम्स एंडरसन के द्वारा इसका खोज किया गया है। जेम्स एंडरसन के द्वारा इसका खोज हुआ था। बताया जाता है कि दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट जो होगा, महंगा जो होगा, सबसे एक्सपेंसिव पार्टिकल ये होगा, ऐसा इसके बारे में बोला गया है। खैर इससे जरूरत नहीं है, इतना काफी है बोलते कि ये क्या है बेसिकली, क्योंकि जब निकालेंगे टोटल चार्ज वहां पर इसका इस्तेमाल पड़ेगा, इसका भी यूज पड़ जाता है आगे जाकर। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसी बात समझने के लिए है, किसी किसी का दिमाग में आ रहा होगा वो सवाल कि एक बात तो क्लियर हो गया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस साइन का मतलब प्लस माइनस एक माइनस होगा, बस मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करेंगे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मास देखते हैं तो दोनों का जो मास है वो लगभग सेम दिखता है, लेकिन राउंड अप करके आया है। बेसिकली देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारी जो होता है स्लाइटली वो न्यूट्रॉन ही होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, उसका मास ऑफ प्रोटॉन है फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, ना हो गया काफी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी जो है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी से देखते हैं
सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, वहां बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए। सेकंड कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ खास नहीं, इस बारे में पहले से हम लोग जानते रहे हैं। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग जानते रहे हैं, सुने हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो हम लोग मास और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। उसी तरह से कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं है, बस ये बताता है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी में कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transferred from one body to other. लेकिन चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता है, ना ही चार्ज कभी खत्म होता है। यह है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। चिन्नी जैसा। And third property, most important is quantization property. Quantization property क्या कहता है? According to this property, चार्ज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह से रुपए को काउंट करते हैं एक एक रुपया करके, उसी तरह चार्ज को भी किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। और वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल कहते हैं, उसको इंटीग्रल मल्टीपल कह सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मतलब समझते हैं क्या होगा, मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज present, total charge present in an isolated system, in an isolated system is the integral multiple of the electronic charge, integral multiple of the इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल का होता है। दैट इज टोटल चार्ज, दैट इज q is equal to ne, q is equal to ne, where q is the net charge or total charge, n is the integer, that is plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 etc. positive and negative both integer, and E is this electronic charge, E is the electronic charge. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वही होता है जो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन है या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो Q is equal to Ne, एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो करंट के लिए जो हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे Q is equal to I by T, तो Q को Ne से भी रिप्लेस कर सकते हैं, Ne अपॉन T हो जाएगा, Q is equal to हो जाएगा Ne अपॉन T। अभी दोनों फॉर्मूला को एक साथ यूज करते हैं हम लोग, I is equal to Q by T and I is equal to Ne by T। इसका कहाँ पर यूज होगा वो भी क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में भी आता है यहाँ पर क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 कूलम of charge constitute how many electrons? How many electrons? 1 coulomb of charge constitute how many electrons? So given is equal to 1 coulomb, that is Q is equal to 1 coulomb, and we have to find the number of electrons. कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? बेसिक फॉर्मूला
Q is equal to quantizable charge से जो आया है Q is equal to any, we have to find the number of electron, so number of electron is equal to Q upon E. Q दिया हुआ है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो मैग्नीट्यूड वाइड हम लोग जानते हैं, उसका यूज कर लेते हैं यहाँ। इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का सब तरीका क्या होता है, सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाइए, तो नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाता है तो पावर में से साइन बदलता है, तो प्लस माइनस 19 विल बिकम प्लस 19 और यहाँ बचेगा 1.6। इसको सॉल्व करना इजी है, डेसिमल को हटाना चाहें तो 10, यहाँ 16, 10 का पावर 90 कटेगा तो काट देना है, 5/8 यहाँ हो गया 5/8 into 10 to the power 90। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को अगर डिवाइड करते हैं 8 से 0.6 टाइम 48, 0 2 टाइम 16 एंड 5 टाइम्स इज 40, पूरा पूरी कट गया। यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया 0.625 10 to the power 90। तो स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से डेसिमल एक डिजिट के बाद रखना है, तो अब अगर एक डिजिट शिफ्ट किए किसको डेसिमल को तो पावर में उतना ही नंबर माइनस कर देंगे, तो एक डिजिट शिफ्ट किए तो एक माइनस करेंगे, तो 6.25 into 10 to the power 80 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक कूलम चार्ज के बराबर होता है। ये है एक कूलम चार्ज। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी पूछता है सीधे सीधे, एक तरीका हो गया पूछने का, सेम क्वेश्चन को पूछा हुआ है दूसरे तरीका से। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, एम्पियर के टर्म में पूछेगा, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, flowing through the conductor in 1 second, then calculate number of electrons, then calculate number of electrons। लैंग्वेज सिर्फ अलग है, कहना वही चाह रहा था, बनेगा वही तरीका से, इसको भी बनाएंगे आंसर वही आएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल बनाने से पहले सवाल को पढ़ लेना है, गिवन लिखने से सवाल इजी हो जाता है। गिवन में क्या दिया हुआ, 1 एम्पियर ऑफ करंट, दैट इज current is equal to 1 ampere flowing through the conductor in 1 second, time is also 1 second, and we have to find out the number of electron। then अब current is equal to हम लोग के पास फॉर्मूला है I upon T, Q upon T, और Q is equal to होता है NE/T। इसको और इसको एक साथ इक्वेट करेंगे अगर, तो गिवन के हिसाब से हमको वही लेना है जो दिया हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा I into T upon E। I कितना दिया हुआ है 1, टाइम इज आल्सो 1, 1.6 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसको तो सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो फिर से वही डेटा आ जाता है जो पहले आया था, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर साइन बदल जाएगा, कटने के बाद ये हो जाता है 5/8 into 10 to the power कितना 19। इसको सॉल्व करेंगे, यही पार्ट है, इसका आंसर वही होगा जो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर था, 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक ही सवाल को दो तरीके से पूछता है। और भी सवाल आएगा, इसमें तो क्या करना है, दिमाग लगाने का कोई नहीं। क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखने के बाद ये देखना है कि अपना सारा डेटा है वो प्रॉपर इस यूनिट में है कि नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में ये बोल देता कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 1 मिनट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कुछ नहीं। करने का क्या है कि यहाँ टाइम जो है उसको मिनट में दे दिया है। हम लोग जानते हैं कि टाइम का कैसा यूनिट सेकंड होता है, उसको मिनट को सेकंड में कर लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Q is equal to I is equal to Q upon T and Q is equal to NE/T। so I can also be written as NE upon T। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू I into T upon E कर देंगे। I is 1, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, इसको सेकंड में कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा उसे डिवाइड करके सॉल्व करने में जो आएगा वही यहाँ का आंसर होगा। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसी की वजह से गलती होता है, नहीं करने की वजह से। अब डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके बाद देखेंगे। करंट तो हम लोग समझ में आ गए, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारा कंसेप्ट है। डायरेक्टली अगर हम बोलते हैं कि ये डायरेक्शन इसका इसीलिए दे देते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, लेकिन रफली याद रखने के लिए वो सारा क्वांटिटी
जिसका भी डायरेक्शन फिक्स होगा वो सारा स्केलर क्वांटिटी ही कहलाता है। जैसे एग्जांपल वर्क उसी डायरेक्शन में होता है जिधर फोर्स लगता है, दूसरे डायरेक्शन में होगा तो वर्क ऐसा माना जाता है कि दूसरे डायरेक्शन में अगर होगा तो वर्क इज नॉट हैपनिंग। तो चूंकि वर्क का डेफिनेशन फिक्स है, डायरेक्शन सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, वही कहानी प्रेशर के लिए। तो करंट भी बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, डायरेक्शन इज फिक्स। इसीलिए इसको भी रफली अगर हम चाहें तो इसी कंसेप्ट से इसको स्केलर मानेंगे, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो 10 क्लास में नहीं पढ़ा। डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में देख लेते हैं। बैटरी का ये है पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम लोग ऐड करेंगे थ्रू वायर। यहाँ पर सेम सर्किट दोबारा ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। यह है बैटरी का पॉजिटिव, यह बैटरी का नेगेटिव। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी डायरेक्शन को, इसी फ्लो को बोला जाता है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। यह है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर अगर अपोजिट ले, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है करंट। ये है, अगर इसको देखा जाए तो बोल सकते हैं इसको कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन। और ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे जब कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट मांगेगा तो हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ही लेते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। ऐसा क्यों है, उसके पीछे लॉजिक बोर्ड को बताया जाता है कि करंट का डिस्कवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1752 में हुआ था और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जेजे थॉम्सन के द्वारा 1897 में हुआ था। जिस समय करंट हम लोग के पास था उस समय डायरेक्शन ऑफ, हमको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा। बेंजामिन ऐसा बता रहा है स्टोरी में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचा था कि बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव अगर होगा, उसका ये माना था कि बड़ा होगा, बड़ा मीन्स होता है कि चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा, छोटा मतलब चार्ज कंसंट्रेशन कम। ये शुरू में एजम्पशन था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो करंट होगा या जो भी होगा इसके अंदर करंट का जो प्रोडक्शन होगा वो होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चार्ज का तरह का होता है, किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बाद हम लोग को पता चला कि ऐसा कुछ होता है। तो माइंड सेट हो चुका था, इसलिए इसको हमने चेंज नहीं किए और यही डायरेक्शन हम लोग चलते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जो होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट बोलेगा हम कन्वेंशनल ही लेके चलेंगे, बस याद रखने के लिए एक्चुअल डायरेक्शन बता दिया जाता है। यानी कि अगर याद रखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके ऑपोजिट में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट जो होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक वाले चैप्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट का यूज पड़ता है न्यूमेरिकल बनाने में और कुछ क्वेश्चन करने में, इसीलिए बता दिए। डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद करंट के बारे में लगभग इंफॉर्मेशन जो हम लोग को मिला था वो मिल गया है करंट ऑफ चार्ज के बारे में। अब क्या है कि करंट तो खुद से फ्लो करता नहीं है, क्योंकि इतना आपको पता है कि कोई कंडक्टर अगर होगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं होता है कि वो अपने से फ्लो करे। हमको उसको फ्लो कराने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर करंट को फ्लो कराने के लिए हम लोग ऐड करेंगे एक नया टर्म वोल्टेज को, क्योंकि खुद से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम लोग वाटर टैंक के हिसाब से, कि सपोज करते हैं कि वाटर का टैंक है, ये दो वाटर का टैंक है, दोनों का कैपेसिटी सेम है, दोनों में पानी भरा हुआ है सेम लेवल तक, दोनों में वाटर भरा हुआ है सेम लेवल तक। यानी कि दोनों में कंसंट्रेशन जो है वाटर का वो सेम है। अगर इस दोनों को अगर कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ पाइप, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम होने की वजह से इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर नहीं जाता है, कहीं का पानी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस टैंक का पानी इस टैंक पे जाए, तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा हमको, ताकि पानी का फ्लो इधर से इधर हो जाए। वाटर का फ्लो इधर से इधर हो, इसलिए एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए। जो काम यहाँ पर प्रेशर कर रहा है यही प्रेशर कंडक्टर के केस में बैटरी करता है।
तो कह सकते हैं बैटरी जो है या जो वोल्टेज जिसकी बात कर रहे हैं वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बात वोल्टेज के अंदर हम लोग को पढ़ना है कि वोल्टेज क्या होता है। पोटेंशियल से इसको डिनोट करेंगे, पोटेंशियल के बारे में भी बहुत कुछ सीखना है। 3 टर्म इसके अंदर आता है, एक पोटेंशियल या वोल्टेज, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वोल्टेज जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है।